स्टडी मेंटर विद सुनील यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं राजस्थान सरकार द्वारा जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके अवकाश से संबंधित जो नियम हैं वो आज के वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं क्रम संख्या आएगी, पहले बॉक्स में क्रम संख्या आएगी, दूसरे में आएगा अवकाश के प्रकार कि कौन कौन से वो अवकाश है। तो इस बॉक्स में अवकाश के प्रकार आएंगे। फिर है RSR नियम, ये नियम यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। फिर है अवकाश की देयता कि कितने दिन आपको अवकाश मिलेगा। फिर है अगले बॉक्स में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अवकाश की स्वीकृति की सीमा कितनी रहने वाली है। अगले कॉलम में आएगा स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेज और लास्ट कॉलम में आएगा सेवा पुस्तिका में इंद्राज। तो सबसे पहले हम बात करें आकस्मिक अवकाश की। आकस्मिक अवकाश जो है इसकी देयता क्या रहेगी। सबसे पहले हम RSR नियम देख लेते हैं। राजस्थान सेवा नियम के अंतर्गत आकस्मिक अवकाश एवं क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश को अवकाश की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उपरोक्त अवकाशों के दौरान राज्य कर्मचारी द्वारा कर्तव्य वेतन आहरित किया जाता है। तो ये इसका नियम है। अब हम आकस्मिक अवकाश के बारे में देख लेते हैं। ये नियम जो है ये दोनों के लिए ही है, क्रम संख्या फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों के लिए ये नियम है। अब हम आकस्मिक अवकाश का देख लेते हैं। स्थायी राज्य कर्मचारी को एक वर्ष में 15 आकस्मिक अवकाश दे है तो 15 अवकाश उसको एक साल में दिए जाएंगे। फिर अगला नियम इसमें क्या है कि 3 दिन लगातार स्कूल में देरी से आने पर कर्मचारी का एक दिवस का जो आकस्मिक अवकाश है वो काट दिया जाएगा। इसलिए कर्मचारियों को समय पर स्कूल या अपने ऑफिस पहुंचना है। अगला बिंदु है अवकाशकालीन विभाग जैसे राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शैक्षिक कर्मचारियों हेतु आकस्मिक अवकाश की गणना 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक एवं कार्यरत मंत्रालय कर्मचारियों हेतु आकस्मिक अवकाश की गणना 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की जाएगी। तो ये सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ये अवकाश की सूचना है। अगले बॉक्स में हम देखें कि राज्य कर्मचारी एक बार में अधिकतम 10 आकस्मिक अवकाश निरंतरता से ले सकता है जिसे DDO द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। मतलब 10 आकस्मिक अवकाश वो एक साथ ले सकता है। आगे है स्वीकृति हेतु, ये किसकी बात हो रही है, आकस्मिक अवकाश की। फिर है स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेज में इसमें दिया गया है, ये दोनों में ही दिया गया है, आकस्मिक अवकाश और क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश दोनों में। ये दोनों में ही काम में आने वाला है कि आकस्मिक अवकाश एवं क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन पत्र जिसमें अवकाश के दौरान ठहरने का पता एवं मोबाइल नंबर अंकित हो। अवकाश पते में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने पर सूचना तुरंत कार्यालय प्रमुख DDO को दी जाएगी। फिर आगे है दोनों ही अवकाशों से सेवा पुस्तिका में इंदिरा से संबंधित आगे का ये विवरण हम देखने वाले हैं। आकस्मिक अवकाश एवं क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश का सेवा पुस्तिका में किसी भी प्रकार का कोई इंदिराज नहीं किया जाता है, केवल दैनिक उपस्थिति पंजिका में ही इसकी प्रविष्टि की जाएगी। अगला बिंदु है निर्धारित देयता तिथि तक इनका उपभोग न करने पर ये व्यपगत हो जाते हैं। फिर है आकस्मिक अवकाश एवं क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश को अन्य किसी अवकाश के साथ निरंतरता से स्वीकृत नहीं किया जा सकता। फिर है प्रोबेशनर कार्मिक को देयता, नवनियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से
पूरे 1 वर्ष के लिए 15 आकस्मिक अवकाश दे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अपूर्ण वर्ष अवधि में महीने की 1.25 आकस्मिक के हिसाब से गणना कर आकस्मिक अवकाश वर्जित किया जाएगा। फिर हम जो क्षतिपूर्ति अवकाश वाला है उसका नियम भी देख लेते हैं, अवकाश की देयता क्या रहेगी। क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश को आकस्मिक अवकाश की श्रेणी में रखा गया है एवं क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश महीने के दूसरे शनिवार या फिर अन्य राजपत्रित अवकाशों पर मंत्रालय कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थिति देने के एवज में ये दिया जाएगा। फिर क्षतिपूर्ति वाला ही तीसरा बिंदु से संबंधित ये है कि कर्मचारी द्वारा आवेदित अवकाश की संख्या तक जिसकी अधिकतम सीमा एक बार में 10 से अधिक नहीं होगी। और ये आगे के जो दोनों नियम हैं ये तो दोनों में ही क्या है, समान है। फिर हम बात करें, अगला अवकाश है उपार्जित अवकाश। उपार्जित अवकाश में नियम 91, 92 और 94 दिए गए हैं। इसमें दिया गया एक कैलेंडर वर्ष में शैक्षिक कार्मिकों को अधिकतम 15 दिवसों एवं जो मंत्रालय कर्मचारी हैं उनको 30 दिवसों के उपार्जित अवकाश दे होता है। दिनांक 1 जनवरी 1998 के बाद एक कर्मचारी को अधिकतम 300 दिनों का उपार्जित अवकाश जो है वो सेवा पुस्तिका में रखने का अधिकार है। प्रोबेशनर कार्मिक को किसी भी प्रकार का उपार्जित अवकाश दे नहीं है एवं स्थायीकरण तिथि के कार्मिक को उपार्जित अवकाश का स्वत्व प्रदान किया जाता है। फिर अगले बॉक्स की हम बात करें, इसमें दिया गया है कि सेवा नियम 91(3) के अनुसार डीडीओ एक समय में 120 दिनों तक का यह अवकाश स्वीकृत कर सकता है। एक वित्तीय वर्ष में 15 दिनों के उपार्जित अवकाश के समर्पण पर नकद भुगतान डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। फिर आगे हम देखें, उपार्जित अवकाश हेतु आवेदन GA 45 JFAR 64 के प्रारूप में है। फिर आगे हम बात करें, निजी एवं अन्य किसी कारणों से उपभोग किए गए उपार्जित अवकाशों को कार्मिक की सेवा पुस्तिका के अवकाश लेखे में दर्ज उपार्जित अवकाशों से डेबिट कर दिया जाता है। एक वर्ष वित्तीय में जब 15 दिवस के उपार्जित अवकाश के समर्पण पर नकदीकरण किया जाता है तो उन्हें अवकाश लेख में से डेबिट कर दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति पर अवकाश लेखे में दर्ज संपूर्ण उपार्जित अवकाशों का एक मुश्त में नकदीकरण कर दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 300 है। 4 नंबर का अवकाश है वो है अर्धवेतन अवकाश। इसके लिए RSR जो नियम है वो है 93(1). इसमें अवकाश की जो देयता है वो है नियम 93(1) के अनुसार राज्य कर्मचारी को प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर 20 दिनों का अर्धवेतन अवकाश दिया जाएगा। फिर इसकी स्वीकृति की जो सीमा है वो है सेवा नियम 91(1) के अनुसार डीडीओ द्वारा एक समय में 120 दिनों तक का यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। फिर स्वीकृति हेतु कौन से दस्तावेज चाहिए? कार्मिक के आवेदन एवं चिकित्सा प्रमाण पत्रों के आधार पर ये अवकाश देय होगा। सेवा पुस्तिका में इंदिराज वाले कॉलम में आएगा, उपभोग किए गए अवकाशों को अवकाश लेखे में दर्ज अर्धवेतन अवकाशों से डेबिट कर दिया जाएगा। प्रोबेशनर कार्मिकों को ये अवकाश दे नहीं होता। कौन सा? अर्धवेतन अवकाश। अगला 5 नंबर का जो अवकाश है वो है रूपांतरित अवकाश। इसके लिए RSR नियम जो है वो है 93(2). इसमें अवकाश की जो देयता रहेगी वो रहेगी नियम 93(2) के अनुसार राज्य कर्मचारी को देय अर्धवेतन अवकाशों की आधी संख्या तक रूपांतरित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जो उसकी स्वयं की बीमारी पर उसे देय होगा। और इसकी स्वीकृति की जो सीमा है वो रहेगी सेवा नियम 91(b) के अनुसार डीडीओ द्वारा एक समय में 120 दिनों तक का यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
और इसमें जो दस्तावेज रहेगा वो रहेगा रूपांतरित अवकाश हेतु आवेदन पत्र एवं अवकाश पश्चात कार्य ग्रहण करने पर कार्य ग्रहण आवेदन में रोग एवं आरोग्य प्रमाण पत्र DDO के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। सेवा पुस्तिका में इंद्राज में इसमें आएगा, जब रूपांतरित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो उसकी एवज में दोगुनी संख्या में अर्धवेतन अवकाश खाते से कम कर दिए जाते हैं एवं भुगतान फुल पे के आधार पर ही किया जाएगा। नियुक्ति तिथि के 3 वर्ष बाद यह अवकाश स्वीकृत किया जाता है। जिस दिन आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं उसके 3 वर्ष के बाद में यह अवकाश स्वीकृत होता है। फिर स्वीकृति की सीमा में दूसरा दे रखा चिकित्सा प्रमाण पत्र। इसके आधार पर जो दस्तावेज है वो क्या है, किसी भी चिकित्सा अधिकारी द्वारा बाह्य रोगी हेतु 15 दिवस का अवकाश। और सेवा पुस्तिका में इसका इंद्राज किस प्रकार करना है, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी द्वारा 15 से 30 दिवस, मेडिकल बोर्ड द्वारा 45 दिवस से अधिक, होम्योपैथिक चिकित्सक द्वारा 15 दिवस इसके लिए निर्धारित किया गया है। अगले अवकाश की हम बात करें तो उस अवकाश का नाम रहेगा अदेय अवकाश। इसके लिए नियम है 93(3). इसमें बताया कि सेवानिवृत्त से पूर्व के अवकाशों के मामलों को छोड़कर अदेय अवकाश स्थायी सेवा के राज्य कर्मचारी को निम्नांकित शर्तों पर स्वीकृत किया जा सकता है। कौन कौन सी शर्त है, अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसा कर्मचारी अदेय अवकाश की समाप्ति के बाद सेवा पर वापस उपस्थित हो जाएगा। अदेय अवकाशों की संख्या उस अनुमानित संख्या से अधिक नहीं होगी जो एक कर्मचारी ऐसे अवकाश समाप्ति पश्चात वापस आकर उतनी ही संख्या में अर्धवेतन अवकाश अर्जित कर सके। फिर इसमें जो अगला जो बिंदु है उसमें दिया गया है कि अदेय अवकाश एक बार में 90 दिनों तक DDO द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। तो 90 दिनों का ये अवकाश लिया जा सकता है। यदि HPL पहले की जमा हो तो 120 दिवस तक का अदेय अवकाश DDO स्वीकृत कर सकता है। फिर आगे है, एक समय में 90 दिवस से अधिक ये नहीं होगा तथा 180 दिन का अदेय अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र। बीमारी के आधार पर अदेय अवकाश प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को एक प्राधिकृत चिकित्सक से प्रमाण पत्र प्राप्त कर DDO को प्रस्तुत करना होगा। फिर आगे दे रखा है, अदेय अवकाश स्वीकृत किए जाने पर वह कर्मचारी के अर्धवेतन अवकाशों के खाते में डेबिट किया जाएगा तथा उसका समायोजन ऐसे कर्मचारी द्वारा भविष्य में अर्जित किए जाने वाले अर्धवेतन अवकाशों से किया जाएगा। आगे संपूर्ण सेवा काल में 360 से अधिक का अदेय अवकाश नहीं दिया जाएगा। 360 दिनों से अधिक का यह अवकाश नहीं प्रदान किया जाएगा, जिसमें से 180 दिवस का अदेय अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर एवं 180 दिवस का अदेय अवकाश अन्य आधार पर निदेशालय से स्वीकृत किया जाएगा। अगले 7 नंबर जो अवकाश है उसकी हम बात करें तो इसमें है असाधारण अवकाश। इसके लिए RSR नियम 96 है। अवकाश की देयता रहेगी, असाधारण अवकाश किसी भी सरकारी सेवक को कुछ विशेष परिस्थितियों में दिया जाएगा। कौन कौन सी हैं, जब कोई अन्य तरह का अवकाश नहीं दिया जा सकता हो या फिर जब अन्य तरह का कोई अवकाश बकाया हो किंतु कर्मचारी ने स्वयं ही असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के लिए आवेदन किया हो। इसकी स्वीकृति की जो सीमा रहेगी वो है DDO स्तर पर 120 दिनों तक का यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। स्वीकृति के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए, कर्मचारी द्वारा स्वयं असाधारण अवकाश लेने हेतु प्रार्थना पत्र एवं अन्य परिस्थितियों में नियोक्ता प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति पर स्थानीय कार्यालय आदेश के अनुसार। फिर सेवा पुस्तिका में इंद्राज किस प्रकार करना है, इसका असाधारण अवकाश की सेवा पुस्तिका में पृथक से प्रविष्टि की जाएगी तथा उक्त अवकाश अवधि का कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। अस्थायी कर्मचारी द्वारा जितनी अवधि का असाधारण अवकाश लिया जाएगा उतनी ही अवधि का प्रोबेशन आगे उसका बढ़ा दिया जाता है।
प्रत्येक 6 माह में 10% असाधारण अवकाश लेने पर एक उपार्जित अवकाश खाते से डेबिट किया जाएगा। अगले 8 नंबर के अवकाश की हम बात करें तो उसका नाम है विशेष असमर्थता अवकाश। इसके लिए नियम है 99/102। 99 से 102 ये नियम है। इसमें जो देयता रहेगी वो रहेगी सरकार द्वारा एक ऐसे कर्मचारी को विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जिसने अपने कर्तव्य की उचित पालना करते हुए या फिर निर्वाचन ड्यूटी के कारण कोई चोट आई हो जिसके कारण कर्मचारी असमर्थ हो गया है। इसकी जो स्वीकृति सीमा है वो है अधिकतम 24 माह तक की अवधि तक ये स्वीकृत किया जा सकता है। स्वीकृति के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? असमर्थ कर्मचारी की जांच के बाद चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर यह अवकाश देय होगा। सेवा पुस्तिका में इंद्राज किस प्रकार करेंगे इसका? सेवा पुस्तिका में उक्त अवकाश की पृथक से प्रविष्टि की जाएगी। प्रथम 120 दिन तक पूर्ण वेतन, शेष अवधि के पश्चात अर्ध वेतन उसको दिया जाएगा। अगले अवकाश की बात करें, अवकाश नंबर 9। अवकाश नंबर 9 का नाम है प्रसूति अवकाश। ये नियम 103 में वर्णित है। इसमें कहा गया है कि महिला कर्मचारी को संपूर्ण सेवा अवधि में 2 बार अधिकतम 180 दिन का प्रसूति अवकाश मिलता है। यदि 2 बार के बाद भी कोई बच्चा जीवित न हो तो 1 बार और ये प्रसूति अवकाश उसे मिल सकता है। और ये कब से प्रभावी है ये नियम? यह 6 दिसंबर 2014 से ये प्रभावी हो गया है। कितने दिनों के लिए है ये? 180 दिन का प्रसूति अवकाश डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। कि ये कौन स्वीकृत करेगा? डीडीओ। और इसके लिए कौन से वो दस्तावेज चाहिए? नियम 103 के अनुसार स्थायी कार्मिक एवं प्रोबेशनर कार्मिक चिकित्सा के प्रमाण पत्र एवं बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर यह अवकाश ले सकता है। फिर इंदिराज में किस प्रकार ये लिखा जाएगा कि प्रसूति अवकाश को अवकाश लेखों में से डेबिट नहीं किया जाता। इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में दाईं तरफ के सत्यापन वाले पृष्ठ पर प्रथम द्वितीय प्रसूति अवकाश हैंडिंग के नाम से पृथक से की जाती है। प्रोबेशनर महिला कार्मिक को प्रसूति अवकाश स्वीकृति से प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता है। वे ही वेतन एवं भत्ते देय होते हैं जो ऐसे अवकाश से जाने से पूर्व उसको देय थे। अगला 10 नंबर का जो अवकाश है वो है पितृत्व अवकाश। नियम 103A के तहत इसका वर्णन किया गया है। पुरुष के प्रथम 2 संतानों पर उसे संतान के जन्म से पहले 15 दिवस एवं 3 माह के अंदर 15 दिवस का अवकाश उसे मिलता है। ये कब से लागू है? 6 दिसंबर 2004 से। उक्त देय सीमा अवधि में उपभोग नहीं करने पर अवकाश की देयता सीमा व्यापगत हो जाती है। फिर ये किसकी स्वीकृति से होगा? सेवा नियम 103A के अनुसार स्थायी कार्मिक एवं प्रोबेशनर कार्मिक को पत्नी की प्रसूति से 15 दिन पूर्व की प्रसूति के 3 माह की अवधि में पुरुष कार्मिक को 15 दिन का पितृत्व अवकाश पत्नी की देखभाल हेतु डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। कौन से दस्तावेज चाहिए? निर्धारित आवेदन पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, पत्नी की प्रसूति संबंधी प्रमाण पत्र जमा कराने होंगे। फिर अब पितृत्व अवकाश को अवकाश लेखों में से डेबिट नहीं किया जाता। इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में दाईं तरफ के सत्यापन वाले पृष्ठ पर प्रथम द्वितीय पितृत्व अवकाश हैंडिंग के नाम से पृथक से की जाती है, अलग से की जाती है। प्रोबेशनर पुरुष कार्मिक को पितृत्व अवकाश स्वीकृति से प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता है। वे ही वेतन एवं भत्ते देय होते हैं जो ऐसे अवकाश में जाने से पूर्व उसको देय थे। अगले 11 नंबर अवकाश की हम बात करें तो उस अवकाश का नाम है दत्तक ग्रहण अवकाश। ये RS जो नियम है ये नियम है 103B। अवकाश की जो देयता रहेगी वो रहेगी सेवा में केवल 2 बार महिला कर्मचारी को 180 दिन का अवकाश
1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को गोद लेने पर दिया जाएगा। कब से प्रभावी है ये नियम? 7 दिसंबर 2011 से। अवकाश ये स्वीकृति की जो सीमा है वो क्या रहेगी? एक महिला कर्मचारी द्वारा 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे की वैध दत्तक ग्रहण की दिनांक से ठीक बाद 180 दिवस की अवधि तक का अवकाश डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। इसके लिए दस्तावेज क्या चाहिए? बच्चे को गोद लेने का कानूनी वैध प्रमाण पत्र उस कर्मचारी के पास होना चाहिए। सेवा पुस्तिका में इंद्राज किस प्रकार करेंगे? सेवा पुस्तिका में पृथक से प्रविष्टि उसकी की जाएगी। 12 नंबर का जो अवकाश रहेगा वो रहेगा बालक देखभाल अवकाश। इसमें नियम 103C है। अवकाश की देयता रहेगी महिला या एकल पुरुष कर्मचारियों को उनके पहले 2 जीवित बच्चों, परीक्षा, बीमारी आदि की अत्यावश्यकता के मामले में उसकी अधिकतम 2 साल की अवधि के लिए यानी पूरी सेवा के लिए 730 दिनों की देखभाल के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा किया जा सकता है। स्वीकृति की सीमा रहेगी वित्त विभाग के आदेश दिनांक 12/5/2018 एवं 10/9/2018 के अनुसार महिला या एकल पुरुष कार्मिक को चाइल्ड केयर लीव की सुविधा प्रदान की गई है। उक्त अवकाश 120 दिन की अवधि तक डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। अवकाश आवेदन पत्र एवं बच्चे से संबंधित प्रमाण पत्र। संतान का अर्थ है 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा, उसके लिए ये छुट्टी दी जाएगी, अवकाश दिया जाएगा। 40% से अधिक विकलांगता की स्थिति में भी यह अवकाश दिया जाता है। सेवा पुस्तिका में इंद्राज किस प्रकार करेंगे? सेवा पुस्तिका में पृथक से प्रविष्टि की जाएगी। प्रथम 365 दिन के अवकाश पर 100% वेतन और शेष 365 दिन के अवकाश पर 80% वेतन उस कर्मचारी को दिया जाएगा। प्रोबेशनर कार्मिक को विशेष परिस्थितियों में ही चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत की जा सकती है। अगला जो अवकाश है अवकाश नंबर 13। इसमें इसका अवकाश का नाम है अध्ययन अवकाश। ये नियम 109 से 121A में इसका वर्णन किया है। अध्ययन अवकाश की एवज में सेवा का बॉन्ड पत्र ये नीचे बताया गया है। तो पहले हम ऊपर वाला देख लेते हैं। अध्ययन अवकाश में सभी राज्य कर्मचारियों का निश्चित पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु ये स्वीकार्य होता है। 20 वर्ष या अधिक की सेवा पूर्ण करने पर यह अवकाश देय नहीं है। तो 20 वर्ष अगर उसकी नौकरी हो चुकी है उसके बाद में ये अध्ययन अवकाश उसको नहीं दिया जाएगा। फिर ये किसकी स्वीकृति चाहिए? इसमें नियोक्ता प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत आदेशानुसार डीडीओ इसको स्वीकृति देता है। आगे इसके लिए जो दस्तावेज हैं वो है नियोक्ता या प्रशासनिक विभाग से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर यह अवकाश देय होगा। सेवा पुस्तिका में पृथक से इसकी प्रविष्टि की जाएगी। पूरे सेवा काल में 2 वर्ष की अवधि के लिए ही अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, उससे अधिक नहीं। अध्ययन अवकाश से अधिक होने पर कर्मचारी अपने अवकाश खाते से अवकाश एवं असाधारण अवकाश वो ले सकता है। फिर नीचे अध्ययन अवकाश की एवज में सेवा का बॉन्ड पत्र रहेगा। अध्ययन अवकाश की अवधि बंद पत्र की अवधि, इसमें 3 माह, इसमें 1 वर्ष, इसमें 6 माह, इसमें 2 वर्ष, इसमें 1 वर्ष, इसमें 3 वर्ष, इसमें 2 वर्ष, इसमें 5 वर्ष। तो इस प्रकार जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके जो अवकाश हैं उन सभी के बारे में हमने आज के वीडियो में अध्ययन किया है कि वो किस प्रकार अवकाश ले सकते हैं, कौन से उनको दस्तावेज चाहिए, कितने दिनों का अवकाश उनको प्राप्त होगा, वो सब हमने आज के वीडियो में देखा है। आज का वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं।